गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का बायोलॉजी की इस क्लास में। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं वीडियो को। अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आज इस सीरीज का हमारा ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे बर्थ कंट्रोल या फिर कंट्रासेप्शन की। इसके पहले इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर मैंने 2 और वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोनों वीडियोस आप देख लें ताकि आपको ये थर्ड लेक्चर हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो आज के इस थर्ड लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बर्थ कंट्रोल, कंट्रासेप्शन या फिर परिवार नियोजन की या गर्भ निरोधन की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये गर्भ निरोधन या परिवार नियोजन है क्या। आप सबको पता है कि अगर कोई दंपति मतलब हस्बैंड वाइफ संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए कई सारी विधियां बनाई गई हैं। इन विधियों को हम कहते हैं गर्भ निरोधन की विधियां। इन्हीं के लिए एक शब्द यूज होता है परिवार नियोजन। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में बताया था कि फैमिली प्लानिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमारे भारत में 1951 में प्रारंभ किया गया और इसके लिए कई सारी विधियां विकसित कर ली गई हैं, जिनके द्वारा कोई भी हस्बैंड वाइफ संतान अगर उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं तो वो संतान उत्पन्न नहीं करेंगे। ये हो गई एक जनरल वे में आपको मैंने परिभाषा बताई। अब यहां पर एक डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है बर्थ कंट्रोल या कंट्रासेप्शन की। आइए इसको भी देखते हैं कि कंट्रासेप्शन इज द इंटेंशनल प्रिवेंशन, इंटेंशनल अपने मन से किया गया, ऑफ प्रेगनेंसी बाय आर्टिफिशियल और नेचुरल मीन्स। मतलब क्या निकला इसका कि कंट्रासेप्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी जिसे हम अपनी इच्छा से करते हैं, जो इंटेंशनल है, जिसमें हम प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ऑफ प्रेगनेंसी बाय आर्टिफिशियल और नेचुरल मीन्स। अब चाहे हम आर्टिफिशियल तरीकों से यानी कृत्रिम साधनों से प्रेगनेंसी को रोकें या फिर हम नेचुरल तरीकों से प्रेगनेंसी को रोकें, कुल मिलाकर प्रेगनेंसी को रोकने की प्रक्रिया जो कि हम अपनी इच्छा से कर रहे हैं क्योंकि हमें संतान नहीं चाहिए, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल और इसी के लिए वर्ड आता है कंट्रासेप्शन। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की। इसके बाद आपको बता दूं कि बेसिकली जो बर्थ कंट्रोल या कंट्रासेप्शन के मेथड्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं। पहले हैं टेम्परेरी मेथड्स, जिनके द्वारा कुछ समय के लिए आप कंट्रासेप्शन अपना सकते हैं या बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमारा जो दूसरे मेथड होते हैं परमानेंट मेथड्स। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे टेम्परेरी मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल की या टेम्परेरी मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन की, यानी कि परिवार नियोजन या गर्भ निरोधन की जो अस्थायी विधियां हैं उनके बारे में हम यहां पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने एक चार्ट टाइप का बनाया हुआ है। तो टेम्परेरी मेथड्स में यहां पर मैं डिस्क्राइब करूंगा 4 अलग अलग मेथड्स को, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड्स की। कौन कौन सी ऐसी नेचुरल प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा बिना किसी कृत्रिम साधन के हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। दूसरे हम बैरियर मेथड्स की बात करेंगे। तीसरी कैटेगरी में हम इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस की बात करने वाले हैं, जिन्हें हम गर्भाशय के अंदर लगाते हैं। और लास्ट में नंबर 4 पर हम बात करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां जो खाई जाती हैं महिलाओं के द्वारा। और साथ ही साथ केमिकल मेथड्स, यानी कौन कौन से रासायनिक तरीके हो सकते हैं गर्भ निरोधन को रोकने के। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड्स की। नेचुरल मेथड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि किस तरीके से हम रोक सकते हैं प्रेगनेंसी को प्राकृतिक तरीकों से, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के या बिना किसी दवाई के, किसी भी तरह के बैरियर के बिना प्रेगनेंसी को कैसे रोका जा सकता है। तो यहां पर 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है टेम्परेरी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स और पीरियोडिक एब्सेंस। अब इसका क्या मतलब है टेम्परेरी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स? देखिए, आप सभी को पता है कि जो फीमेल होती है उस फीमेल में एक मासिक चक्र यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे हम शॉर्ट में MC या रजो चक्र भी कहते हैं, ये हर महीने चलता है। अब मेंस्ट्रुएशन के बाद जैसे ही उस फीमेल का मेंस्ट्रुएशन खत्म होता है, उसके कुछ दिनों के बाद उसमें ओव्यूलेशन होता है। ये सारी चीजें मैंने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के वीडियो में डिटेल में बताई हैं। ओव्यूलेशन क्या होता है, पोस्ट ओव्यूलेटरी पीरियड क्या होता है, प्री ओव्यूलेटरी पीरियड क्या होता है, इन सभी के बारे में आप मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के वीडियो को देख सकते हैं। यहां पर शॉर्ट में आपको बता दूं कि किसी भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से और जो 14th डे यानी 14वां दिन होता है जिसमें ओव्यूलेशन होता है, जिसमें ओवम या अंडा बाहर आता है, तो उस समय प्रेगनेंसी के प्रबल चांसेस होते हैं। तो अगर उस समय पर सेक्स को अवॉइड किया जाए, जो पीरियड है जिसमें ओव्यूलेशन के चांसेस हैं, उस समय पर सेक्स को अगर अवॉइड किया जाए तो ये एक प्राकृतिक तरीका होगा प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है टेम्परेरी अवॉइडेंस ऑफ सेक्स, यानी अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए जब ओव्यूलेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा हैं, तो वहां पर कुछ दिनों के लिए सेक्स नहीं करना चाहिए, इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, ताकि यहां पर प्रेगनेंसी पॉसिबल ना हो।
इसी के लिए पीरियोडिक एब्सेंस भी कहते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम है महीने का जिसमें हम अगर इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ये तो पहली कैटेगरी हो गई। नाउ द सेकंड वन इज क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस का मतलब होता है इंटरकोर्स, सामान्य भाषा में संभोग करना। तो क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि सेक्स को बीच में रोकना, ये इसका शाब्दिक मतलब हुआ। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? एक्चुअल मीनिंग ये है कि जब मेल और फीमेल कॉपुलेशन कर रहे हैं, मैथुन कर रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, उस समय मेल जब अंतिम स्टेज पर आता है, यानी जब उसका क्लाइमेक्स पीरियड है, जब वो इजैकुलेट करने वाला है, यानी उसका वीर्य सीमेन निकलने वाला है, उससे ठीक पहले अगर वो अपने पेनिस को फीमेल की वेजाइना से बाहर निकाल लेता है, महिला की योनि से बाहर निकाल लेता है, तो उस समय सारे स्पर्म जो होंगे, सीमेन जो होगा, वो बॉडी के बाहर डिस्चार्ज होगा, जिससे क्या होगा कि फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं पहुंचेंगे। और जब फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म नहीं पहुंचेंगे तो वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्लाइमेक्स का समय होता है ये काफी प्लेजरफुल होता है, स्पेशली मेल के लिए। तो उस समय ऐसा कर पाना लगभग संभव नहीं होता है। और एक और चांस होता है कि कई बार इजैकुलेशन से पहले, यानी सीमेन के बाहर आने से पहले, कुछ स्पर्म अपने आप ही रिलीज हो जाते हैं। कहां पर? फीमेल के गर्भाशय। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से तो सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी काफी हद तक इस मेथड को अपनाकर एक प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो क्वाइटस इंटरप्टस का मतलब आपने क्या समझा कि संभोग के समय अगर कोई पुरुष अपने वीरोपतन यानी कि इजैकुलेशन से ठीक पहले अपने लिंग को, अपने पेनिस को फीमेल की योनि से बाहर निकाल लेता है और इजैकुलेशन शरीर के बाहर करता है, तो इस स्थिति में भी फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अब इसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट, दैट इज लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है आपको बताता हूं। एक्चुअली एमेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का ना होना, यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र की अनुपस्थिति। अब लैक्टेशनल का मतलब मिल्क। अब यहां पर मतलब यह है कि अगर कोई महिला जिसके अभी अभी एक संतान उत्पन्न हुई है, यानी जिसकी डिलीवरी अभी हुई है, पार्टुरेशन हुआ है, उसके ठीक बाद में वो महिला अपने बच्चे को फीडिंग कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग, दुग्धपान कराती है। जो भी नया बच्चा उसका पैदा हुआ है उसको वो लगातार दुग्धपान करा रही है, तो उस समय पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ महीनों के लिए रुक जाएगा और ऐसे में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होगी। मतलब अगर किसी महिला का संतान उत्पन्न हुई, उसने उस बच्चे को डिलीवरी के तुरंत बाद से अपना दूध पिलाना शुरू किया, ब्रेस्ट फीडिंग करानी शुरू की, तो कुछ दिनों तक इसकी वजह से, इस ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से क्या होगा कि उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, मासिक चक्र नहीं चलेगा, जिसे हम लोग कहते हैं एमेनोरिया, और इस वजह से वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो ओवरऑल इसके लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो ये एमेनोरिया जो है वो रोकेगी प्रेगनेंसी को। ओके, अब ये सारे जो मेथड्स मैंने बताए, इनमें आपने देखा कि ये तीनों मेथड हमारे नेचुरल हैं और इनमें से किसी भी मेथड के लिए हमें यहां पर कोई जरूरत नहीं है किसी तरह के बैरियर की, किसी तरह के केमिकल की या किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट की। इसलिए इन मेथड्स को हम क्या कहते हैं? ये नेचुरल मेथड्स कहलाते हैं। अब हम आते हैं बैरियर मेथड्स पर। बैरियर का मतलब होता है रोकना। स्पेशली बैरियर मेथड्स का काम क्या है? बैरियर मेथड एक बैरियर की तरह काम करते हैं। मेल के स्पर्म और फीमेल के ओवम के बीच में ये बैरियर बनकर रुकते हैं और दोनों को आपस में मिलने नहीं देते। तो बैरियर मेथड्स का बेसिकली उद्देश्य है मेल और फीमेल के बीच में एक बैरियर का काम करना, ताकि स्पर्म और ओवा आपस में मिले ना और फर्टिलाइजेशन ना हो और फीमेल प्रेग्नेंट ना हो। तो इसमें सबसे पहला आता है कॉन्डोम्स। अब ये कॉन्डोम क्या है? कॉन्डोम्स एक्चुअली रबर या लैटेक्स के बने हुए होते हैं और इनको मेल तथा फीमेल दोनों के लिए आते हैं। इनको कॉपुलेशन से पहले यानी इंटरकोर्स से पहले मेल के द्वारा अपने पेनिस पर चढ़ाया जाता है। मेल अपने पेनिस पर जब इस रबर से बने हुए कॉन्डोम को चढ़ाएगा, ये मेल का कॉन्डोम है, तो ये वाला एक आप देख रहे हैं इसमें रिम जैसी बनी हुई है, इसको पीछे रखते हैं और ये जो आगे का हिस्सा है मेल के पेनिस की टिप पर आता है। तो जब मेल इसे अपने पेनिस पर चढ़ाने के बाद में फीमेल की वेजाइना में अपने पेनिस को ले जाएगा, तो जब इसका एजैकुलेशन होगा यानी सीमेन बाहर आएगा, वीर्य बाहर आएगा, तो क्या होगा कि स्पर्म जो होंगे वो फीमेल की वेजाइना में नहीं पहुंचेंगे। वो सारे स्पर्म इस लैटेक्स में, इस रबर में ही रह जाएंगे, जिससे स्पर्म और ओवम नहीं मिलेंगे और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। हमारे इंडिया में काफी पॉपुलर हैं मेल कॉन्डोम्स, यहाँ पर फीमेल कॉन्डोम्स का यूज काफी कम है। अब बात करता हूँ फीमेल कॉन्डोम्स की। जो फीमेल कॉन्डोम्स होते हैं इन्हें मार्केट में फेमिडॉम्स के नाम से बेचा जाता है। आप फेमिडॉम नाम से इन्हें खरीद सकते हैं और ये इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाते हैं। इनमें जैसे यहाँ पर आप मेल में देख पा रहे हैं कि एक रिम है,
ऐसे ही फीमेल कॉन्डोम में 2 रिम्स होते हैं। एक इस तरह का चौड़ा हिस्सा होता है और ये एक तरफ से ही ओपन होता है, दोनों तरफ से ओपन नहीं होता। आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि दोनों तरफ से ओपन है, बट ये जो दूसरा वाला रिम है ये फीमेल की सर्विक्स में फंसाने का काम करता है। इस रिम को पकड़कर फीमेल अपनी फिंगर्स की सहायता से वेजाइना के अंदर ले जाती हैं और उसे अपने सर्विक्स वाले हिस्से पर, सर्विक्स ये मैं आपको बता चुका हूं क्या है, सर्विक्स वाले हिस्से पर इसे फंसा देती हैं और जो ये वाला रिंग आप देख रहे हैं ये बाहर वेजाइना को कवर करने का काम करता है। तो होता क्या है कि जब मेल अपना पेनिस इंसर्ट करेगा तो जितने भी स्पर्म हैं, जितना भी सीमेन है, वो सब कॉन्डोम के अंदर ही रहेगा। इसके बाद इन दोनों तरह के कॉन्डोम्स को निकालकर इन्हें आराम से इसका डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। इनका डिस्पोजल भी बहुत ही आसान होता है। तो ये पहला मेथड हुआ बैरियर में कॉन्डोम्स का प्रयोग, जो बहुत ही सेफ माना जाता है। एक और बात आपको यहां पर बता दूं कि जो कॉन्डोम्स हैं उनके इस्तेमाल से अलग अलग तरह की जो एसटीआईज हैं, एसटीआईज मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, संभोग करने से होने वाले रोग, उनसे भी छुटकारा मिलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को एड्स है, अब एक सामान्य व्यक्ति ने उसके साथ इंटरकोर्स किया और अगर उसने कॉन्डोम का इस्तेमाल किया है तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि एड्स जो होगा वो सामान्य व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा उसका वायरस। यानी कि ये कॉन्डोम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाने का काम करते हैं। कुछ अन्य बीमारियां होती हैं जैसे गोनोरिया है, सिफिलिस है, इस तरह की जो भी बीमारियां हैं, अगर कॉन्डोम का इस्तेमाल सही तरीके से किया जा रहा है तो ये बीमारियां काफी हद तक एसटीआईज यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, लिंग संचरित रोग, उनसे भी बचाने का काम करते हैं। इसके बाद हम आते हैं अगली कैटेगरी पर जो कि है सर्विकल कैप। अब ये सर्विकल कैप क्या चीज होती है? आप देख पा रहे हैं यहां पर ये एक कैप जैसी आपको दिख रही है और ये रबर की बनी हुई होती है। ये सर्विकल कैप फीमेल की सर्विक्स में लगाई जाती है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया है सर्विकल कैप। और ये सर्विकल कैप सर्विक्स को बिल्कुल टाइटली क्लोज कर देती है ताकि जो स्पर्म है वो किसी तरह से गर्भाशय के अंदर ना पहुंच पाए और ओवम और स्पर्म ना मिल पाए। तो ये हमारा दूसरा मेथड था बैरियर मेथड में। इसके बाद एक और डिवाइस है जिसका नाम है डायाफ्राम। डायाफ्राम आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा बड़ा है हमारे सर्विकल कैप से। तो डायाफ्राम ये भी एक सॉफ्ट रबर का बना हुआ एक डिवाइस होती है जिसको फीमेल कॉपुलेशन से पहले अपने वेजाइना के अंदर से ले जाते हुए दबाकर हाथ से और सर्विक्स के पास में लगा देती हैं। इससे भी प्रिवेंट होती है स्पर्म की एंट्री, कहां? यूट्रस में, यानी गर्भाशय के अंदर स्पर्म नहीं जाएंगे। तो ये जो डायाफ्राम है बस आकार में ये थोड़ा सा बड़ा है सर्विकल कैप से। इसके बाद अगली कैटेगरी है वॉल्ट कैप। ये जो वॉल्ट कैप होता है ये भी लगभग ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इनका शेप सभी का अलग अलग है, फंक्शंस लगभग सबके सेम हैं और ये सभी रबर से ही बने हुए हैं। तो ये भी रबर या लेटेक्स से बना हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है और इसे भी फीमेल कॉपुलेशन से पहले अपनी वेजाइना के अंदर लगाती हैं ताकि स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज ना हो सके। ये तीनों डिवाइसेस लगभग सिमिलरली फंक्शन इनका है, जैसे सर्विकल कैप, डायाफ्राम और वॉल्ट कैप। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि अगर हम लोग इन तीनों इंस्ट्रूमेंट की इफिशिएंसी को बढ़ाना चाहें, मतलब इनकी क्षमता को बढ़ाना चाहें, तो इनके साथ में स्पर्मिसाइड क्रीम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब स्पर्मिसाइड क्रीम क्या होती है इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। इन शॉर्ट आपको बता दूं कि कॉपुलेशन से पहले अगर फीमेल अपनी वेजाइना में कुछ क्रीम्स आती हैं, कुछ जेलीज होती हैं, कुछ फोम टैबलेट्स होती हैं, इनको लगाती हैं तो इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो स्पर्म को मार देते हैं या स्पर्म की मोटेलिटी को, गतिशीलता को कम कर देते हैं। तो होता क्या है कि अगर इनका यूज किया जाता है तो भी प्रेगनेंसी को रोका जाता है, इसके बारे में मैं भी आगे बात करूंगा। लेकिन अगर हम इन डिवाइसेस की इफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो इनको अप्लाई करने से पहले इन पर स्पर्मिसाइड क्रीम किनारों पर लगा दी जाती है। अब जैसे सपोज करिए आप सर्विकल कैप के कॉर्नर्स पर यहाँ पर स्पर्मिसाइड क्रीम लगाते हैं और उसके बाद इस सर्विकल कैप को फीमेल की सर्विक्स पर फिट कर दिया जाता है। तो अब मान लीजिए साइड में थोड़ा सा गैप भी बचा है, हो सकता है स्पर्म वहां से निकलकर यूट्रस के अंदर चले जाएं, तो इस चीज को रोकने के लिए हमने यहां पर क्या लगा दिया, हमने यहां पर स्पर्मिसाइड क्रीम लगा दी। अब वो क्रीम क्या करने वाली है, वो क्रीम स्पर्म्स को मार देगी और अंदर जाने नहीं देगी। तो कुल मिलाकर इनकी इफिशिएंसी डबल हो गई। तो अगर हम स्पर्मिसाइड क्रीम का इस्तेमाल इनके साथ में करते हैं, सर्विकल कैप, डायाफ्राम, वॉल्ट कैप के साथ में, तो इनकी इफिशिएंसी ज्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो ये थे हमारे कुछ बैरियर मेथड्स जिनके बारे में मैंने बात की आपसे। अब इसके बाद अगली जो कैटेगरी आती है वो है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रा का मतलब अंदर, यूटेराइन का मतलब गर्भाशय और डिवाइसेस का मतलब उपकरण। तो गर्भाशय के अंदर लगाए जाने वाले उपकरण
अंतः गर्भाशयी युक्तियां, इसे हिंदी में बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, एंड शॉर्ट में IUDs बोलते हैं, आई इंट्रा, यू फॉर यूटेराइन और DS फॉर डिवाइसेस। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस क्या होती हैं? एक्चुअली आपको बता दूं कि फीमेल के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर कुछ ऐसे उपकरण लगा दिए जाते हैं जिनसे प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ऐसे उपकरण को हम लोग IUDs बोलेंगे। तो इनके बारे में भी जानते हैं। यहां पर स्पेशली मैं बात करने जा रहा हूं कॉपर टीज के बारे में। होता क्या है कि कॉपर टी की भी बहुत सारी वैरायटीज आती हैं। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड IUDs। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कॉपर टी जैसा ही लग रहा है आपको देखने में, बस इसमें ये जो एंड्स हैं, ये कई सारे एंड्स यहाँ पर बने हुए हैं और नीचे पे यहाँ पर थ्रेड लगा हुआ है। अब इसमें कोई भी केमिकल, कोई भी दवाई ऐसा कुछ नहीं लगा होता है। सिंपली इसे गर्भाशय के अंदर कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि दोनों फैलोपियन ट्यूब्स, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, दोनों फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं और इनके अंदर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर नहीं जा पाते हैं। ये जो टी जैसा आप देख पा रहे हैं, ये इनको रोकने का काम करता है और नीचे ये जो थ्रेड लगा है, इसकी हेल्प से इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इनका अलग अलग समय होता है, अलग अलग IUDs का। कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल, 2 साल या 5 साल के लिए भी इन्हें फीमेल अपने यूट्रस के अंदर डॉक्टर की मदद से लगवा सकती हैं और उसके बाद जब तक वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती तब तक ये डिवाइसेस फीमेल की बॉडी के अंदर लगी रहेंगी और उसके बाद जब उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए, बच्चा चाहिए, तो इन डिवाइसेस को आराम से हटाया जा सकता है। इनमें कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, बहुत ही इजीली डॉक्टर के द्वारा इन्हें यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये हो गई नॉन मेडिकेटेड। दूसरी जो है कैटेगरी वो है कॉपर रिलीजिंग IUDs। इसे स्पेशली कॉपर टी कहते हैं और ये इंडिया में काफी पॉपुलर है। आप देख सकते हैं इसमें कॉपर का वायर लगा हुआ है, ये कॉपर का वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी कॉपर लगा हुआ है और टी शेप आपको दिख रहा होगा। नीचे उसी तरीके से रिमूवल थ्रेड भी लगा हुआ है। तो होता क्या है कि एक तो ये गर्भाशय में ऐसी जगह पर फिट कर देते हैं कि दोनों फैलोपियन ट्यूब्स बंद हो जाती हैं और अंदर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं जाएंगे, जिससे ओवम और स्पर्म आपस में नहीं मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होगी। साथ ही साथ इनका एक और काम है कि ये कॉपर रिलीज करती है। कॉपर, तो आप देख रहे हैं इनका नाम ही है कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीज करने से क्या होता है कि जो कॉपर है वो स्पर्म को मारता है, उनकी एक्टिविटी को कम करता है, उनकी गतिशीलता को कम करता है। तो कॉपर रिलीज करने का फायदा क्या है कि एक तो इन्होंने बैरियर की तरह काम कर दिया, रास्ता भी बंद कर दिया इन्होंने, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि कॉपर रिलीज करके स्पर्म की गतिशीलता को कम कर दिया, उनको कम मोटाइल कर दिया। तो दोनों फायदे हो गए। इस तरह की जो कॉपर टी है उसे कहते हैं कॉपर रिलीजिंग IUD। अब एक तीसरी कैटेगरी भी आ गई है। तीसरी कैटेगरी क्या है? हार्मोन रिलीजिंग IUD। आपको बता दूं कि हार्मोन रिलीजिंग IUDs जो होती हैं, इनमें क्या होता है कि बीच में यहां पर आप देख रहे हैं एक हार्मोन सिलेंडर सा लगा हुआ है और नीचे रिमूवल थ्रेड है और ऊपर ये टी शेप के 2 एंड हैं। इनको फिट करने का फायदा ये है कि ये कुछ हार्मोन्स निकालेंगे और वो हार्मोन्स जो होंगे वो प्रेगनेंसी को पॉसिबल नहीं होने देंगे स्पर्म को मारकर या किसी भी अन्य तरीके से। तो ये हार्मोन सिलेंडर सेंटर में जो है उससे हार्मोन रिलीज होते रहते हैं इस कॉपर टी के द्वारा, इसलिए इसका नाम रखा गया है हार्मोन रिलीजिंग IUDs। तो ये जो मेथड हैं, तीनों डिवाइसेस आपने देखी हैं अलग अलग तरह की, और इन तीनों को कहां लगाते हैं? यूट्रस के अंदर, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इन डिवाइसेस के द्वारा भी बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रासेप्शन किया जा सकता है। अब फाइनली हम लास्ट में बात करेंगे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स की, यानी कि महिलाओं के द्वारा ली जाने वाली गर्भ निरोधक गोलियां, और उसके बाद बात करेंगे हम केमिकल मेथड्स की। तो सबसे पहले ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं, इन्हें फीमेल को डेली खाना होता है। और आपको बता दूं कि मेंस्ट्रुएशन के ठीक बाद से लेकर लगभग 21 दिनों तक लगातार बिना ब्रेक के टैबलेट्स दी जाती हैं। इनसे फीमेल में प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती। कई बार ये ओवुलेशन को रोकती हैं, कई बार स्पर्म की मोर्टेलिटी को कम करती हैं। तो ओवरऑल ये गर्भ निरोधन का एक बेहतर साधन मानी जाती हैं। इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन हाँ, सभी में ये साइड इफेक्ट्स नहीं देखे जाते। तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी ली जाती हैं। अब आपको बता दूं कि ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां हैं, ये 2 तरह की आती हैं, मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स। अब मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो मिनी पिल्स होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर सहेली, तो मिनी पिल्स को वीकली लिया जाता है, वीक में एक बार ही लेना होता है, और इनमें केवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दिया जाता है फीमेल्स को। जबकि कंबाइंड पिल्स जो होती हैं उन्हें लगभग डेली बिना ब्रेक के लेना पड़ता है, जैसे माला डी एक प्रकार की कंबाइंड पिल है, माला डी, माला एन, और इनमें
एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन से ये बनाई जाती हैं, इसलिए इनको हम कंबाइंड पिल्स या कॉम्बिनेशन पिल्स भी कहते हैं। सहेली के बारे में खास बात बता दूं कि ये हमारे लखनऊ में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि CDRI के द्वारा डेवलप की गई कंसेप्ट पिल्स है, जो काफ़ी असरदार मानी जाती है और ये मिनी पिल्स की कैटेगरी में आती है। तो इस तरह की पिल्स लेकर भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो ये जो दोनों हैं मिनी पिल्स और कंबाइंड पिल्स, ये आती हैं ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि गर्भ निरोधक गोलियों के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स को हम लोग स्पर्मिसाइड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो स्पर्म को मारेंगे, जैसे जिंक सल्फेट, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे मिलाकर ये इस तरह की क्रीम्स, जेलीज वगैरह बनाई जाती हैं, जिन्हें हम केमिकल मेथड्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बेसिकली केमिकल मेथड्स का यूज क्या है कि अगर कोई फीमेल कॉपुलेशन से पहले अपनी वेजाइना में इन केमिकल्स का इस्तेमाल करती है, चाहे वो क्रीम के रूप में करे, जेल के रूप में करे, या फिर किसी भी फोम टैबलेट के रूप में भी आते हैं, उन्हें भी रख लिया जाता है जिससे स्पर्म मर जाते हैं। तो अगर इन क्रीम्स को या जेल्स को वेजाइना में रखा जाए, उसके बाद मेल अपना पेनिस जब इंसर्ट करेगा, उसके स्पर्म निकलेंगे, तो वो जो स्पर्म होंगे वो इन केमिकल्स की वजह से मर जाएंगे और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। तो बेसिकली स्पर्म को मारने के लिए कुछ ऐसी क्रीम और जेलीज बनाई गई हैं, जिनको हम स्पर्मिसाइड जेल, क्रीम, फॉर्म टैबलेट्स एक्सेट्रा आदि नामों से यहाँ पर जानते हैं। तो इसके द्वारा भी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो ये एक असरदार तरीका है जिसमें हमने केमिकल मेथड्स के अंतर्गत जिसको पढ़ा है। तो ओवरऑल आपने क्या देखा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से टेम्परेरी तरीके से, यानी कुछ समय के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी को कैसे कैसे रोका जा सकता है, कितने कितने मेथड्स हो सकते हैं, सभी के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है यहाँ पर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी चूंकि मैं इसी सीरीज़ पर बात करूँगा, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी की, और इनफर्टिलिटी यानी संतान उत्पन्न ना होना, और कौन कौन से रीज़न होते हैं और क्या क्या किया जा सकता है जिन लोगों को संतान नहीं है उनके लिए। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्द ही। यहाँ पर फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।